गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस, क्लास 6। तो आज हम लोग की साइंस की पहली क्लास होने वाली है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि हम लोग कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो नई बुक आई है, और उसी हिसाब से हम लोग सब चीज़ों को पढ़ेंगे और चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अपनी बुक का पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और जैसा कि इसका नाम है, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि साइंस की दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी पता हैं और कैसे कैसे हम लोग को एक्सप्लोर करना है। मतलब साइंस बेसिकली है क्या, ये समझोगे इसमें। तो ये ऐसे कोई बड़ा सा चैप्टर नहीं है, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है जो बस आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा साइंस। हाँ, साइंस का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ये आपको आपकी बुक का एक प्रीव्यू भी दे रहा है कि आप इस साल क्या क्या पढ़ने वाले हो। ये सबसे पहले तो आपको बेसिकली बताएगा साइंस क्या है, एक साइंटिस्ट की तरह आपको कैसे सोचना है, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को कैसे बाहर निकालना है, और ये भी बताएगा कि मतलब जो आपके बुक के चैप्टर्स हैं वो क्या क्या चैप्टर्स हैं, आप चीज़ों को कैसे पढ़ोगे, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ोगे, और सारी चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करोगे। तो इस बार टोटल आपके क्लास 6 की में टोटल हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, और पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जो हमें हमारी बुक से इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ही है हमारा, व्हाट इज़ साइंस। तो आप जब साइंस वर्ड सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? साइंस बुक में लिखे हुए फैक्ट्स नहीं है, साइंस बुक में लिखी हुई चीज़ें नहीं है, साइंस कुछ रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। साइंस इज़ अबाउट बीइंग क्यूरियस एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। मतलब आपको क्यूरियस रहना है। क्यूरियस रहने का मतलब है कि आपको हर चीज़ जानने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, आप इंटरेस्टेड होने चाहिए कि आपको हर चीज़ जाननी है। कि अगर एक चीज़ हो रही है, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर ही, आप जानो कि आखिर वो चीज़ क्यों हो रही है, और फिर उस चीज़ को जानो ही नहीं, उस चीज़ को समझो भी, है ना। तो इट इज़ लाइक एन एडवेंचर, जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछते हो, ऑब्ज़र्व करते हो और ख़ुद आंसर फाइंड करने का ट्राई करते हो। मतलब आपको सोचना है, चीज़ों को देखना है और समझना है कि आसपास चीज़ें कैसे हो रही हैं। आप अपने आसपास अभी देखो, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, नेचर में बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में सोचो, ऑब्ज़र्व करो, क्वेश्चंस पूछो और फिर खुद से आंसर फाइंड करने का ट्राई करो। आप क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और आगे भी जितनी भी हायर स्टडी करोगे, अगर आप साइंस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो इसमें आप धीरे धीरे करके नई नई चीज़ों को ही सीखोगे, नई नई डिस्कवरीज करोगे। सालों से जो आपके क्वेश्चंस कभी आए होंगे आपको कभी कुछ, तो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। हमेशा से आपका जो ह्यूमन नेचर है ना, वही क्यूरियस है। मतलब हम ह्यूमंस हमेशा से क्यूरियस रहे हैं हर चीज़ के बारे में, तभी तो आसपास जो हमारी चीज़ें हैं वो सब डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई। जो आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, बल्ब, फ़ैन, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, सब चीज़ें जो हैं ह्यूमन क्यूरियोसिटी से ही इन्वेंट हुई हैं। अगर हम ह्यूमंस कभी क्यूरियस नहीं होते जानने के लिए आखिर चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों का बनना लगभग इम्पॉसिबल था। बचपन से हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। आपको भी याद होगा जब आप छोटे थे, इनफैक्ट अभी भी आप कोई भी चीज़ों को देखते हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछते होगे कि हाउ एंड वाई, मतलब क्यों और कैसे ये सब हो रहा है ना। तो साइंस में बेसिकली आप यही सब जानोगे कि चीज़ें आखिर क्यों और कैसे होती हैं। ठीक है, साइंस हमें हेल्प करता है ये समझने में कि चीज़ें आखिर कैसे वर्क करती हैं। हम लोग नेचर के सीक्रेट्स को इसमें डिस्कवर करते हैं। मतलब नेचुरल फिनोमिनास जो हैं, जैसे डे एंड नाइट कैसे होता है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ग्रेविटी क्या है, फोर्स क्या है,
रेनफॉल क्यों होती है, ये सब चीज़ें आप साइंस के अंदर ही सीखोगे। नेचर के जो सीक्रेट्स हैं वो सब आप सीखोगे। आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन सबको आप समझोगे स्टेप बाय स्टेप एकदम। ओके, अब बात करते हैं क्यूरियोसिटी की। आपकी बुक का टाइटल भी क्यूरियोसिटी है, और क्यूरियोसिटी का मतलब ही है वांटिंग टू नो मोर, मतलब आप और चीज़ें जानना चाहते हो। अगर एक चीज़ हुई, मान लो कुछ, अगर हाँ, जैसे एक एग्जांपल दिया है, व्हाई डू स्टार्स शाइन, आखिर जो स्टार्स हैं वो क्यों चमकते हैं। तो अगर आपने मान लो ये जान लिया क्यों चमकते हैं, उसके बाद आप और चीज़ें जानना चाहोगे कि स्टार्स क्या होता है, सन क्या है, मून क्या है, नेबुला क्या होता है, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है। मतलब आप एक चीज़ के प्रति क्यूरियस होगे और धीरे धीरे करके आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी और आप और नई नई चीज़ों को सीखोगे। ठीक है, अगर आप हाँ, स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड or mountains or a leaf or a grass or a vast forest, there is always something new to discover. आप हर छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ो, चाहे वो सैंड के टाइनी ग्रेन्स हो, माउंटेन्स हो, बीचेस हो, ग्रास हो, एक छोटी सी लीफ हो, बड़ा सा ट्री हो, कोई फॉरेस्ट हो। आप नेचर का कोई भी एरिया पढ़ना चाहो, जानना चाहो, तो हमेशा आप कोई ना कोई नई डिस्कवरी करते रहोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट आ ही नहीं सकता आपकी लाइफ में कि आप सब चीज़ों को समझ जाओ, सब चीज़ें जान लो। जैसे जैसे आप बड़े होते रहोगे, आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, नई नई डिस्कवरीज करते जाओगे। फुली 100% नॉलेज किसी भी चीज़ की आपको कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक हम लोग ने ऐसी कोई 100% चीज़ों को समझा ही नहीं है। साइंस अभी भी डेवलप हो रही है, अभी भी इवॉल्व कर रही है, और जैसे एक एक दिन बीतता है हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया नया सीखते जाते हैं। हम लोग मतलब पूरी ह्यूमैनिटी, हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और चीज़ों को ऐड ऑन करते जाते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। ओके, आप भी जब छोटे रहे होगे, कभी आप छोटे क्या, अभी भी आपके दिमाग में कभी ना कभी सवाल आता होगा कि ये स्टार्स चमकते क्यों हैं, एक फ्लावर कैसे ब्लूम करता है, रेनफॉल कैसे होती है, डे एंड नाइट कैसे होता है, इवेपोरेशन क्या है, ये सब चीज़ें और भी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में। अभी तो ये सब तो कुछ एग्जांपल्स बताया मैंने, है ना। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस का जवाब आप क्लास 6 में सीखोगे। सिर्फ क्लास 6 में तो नहीं, 7th 8th 9th 10th या और भी क्लासेस लग सकती हैं, लेकिन काफ़ी सारी नई चीज़ें तो आप ज़रूर सीख लोगे क्लास 6 में। ओके, तो ये आप पूछोगे, आप सीख गए साइंस क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है। क्यूरियोसिटी इज़ अ की टू नो मोर अबाउट साइंस, है ना। अगर आप क्यूरियस हो तो आप साइंस के बारे में और जानोगे। लेकिन अब सवाल आता है कि ये साइंस है क्या, है कहाँ पे, ये साइंस आखिर मिलेगी कहाँ हमें। तो साइंस को कहीं खोजना नहीं है आपको, ये आपके आसपास ही है, आपके आसपास मौजूद हर चीज़ में साइंस है। साइंस इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे नेचर में है, स्पेस में है और डेली लाइफ में भी। नेचर में आप माउंटेन्स को देख लो, ओशंस को देख लो, डेजर्ट्स को देख लो, हर चीज़ में साइंस है। ओशंस की डेप्थ में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओशंस में सनलाइट कैसे मिलती है, ओशंस में अंडर वाटर सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे सरवाइव करते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कितनी वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डेजर्ट्स में कैसे प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव करते हैं। माउंटेन्स में कैसे लेस ऑक्सीजन होने के बाद भी कुछ क्रॉप्स और कुछ एनिमल्स, इनफैक्ट ह्यूमंस भी सरवाइव कर पाते हैं। स्पेस में गैलेक्सीज़, कितनी टाइप की गैलेक्सीज़ होती हैं, स्पेस में कैसे ट्रैवल कर पाते हैं लोग। ये सब चीज़ें साइंस के अंडर ही तो आती हैं। और आपकी डेली लाइफ में भी, किचन में भी और आपके प्लेग्राउंड में भी, जहाँ आप खेलते कूदते हो, वहाँ पे भी साइंस आता है। हर छोटी से छोटी चीज़ें
में हमारा साइंस इन्वॉल्व होता है। ये जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं, जैसे कोई भी डिस्कवरी हुई, जैसे मान लो ग्रेविटी डिस्कवर हुई, या मान लो लाइट बल्ब का इन्वेंशन, या किसी भी चीज़ का इन्वेंशन, ये अचानक से ऐसे नहीं हो गया कि कोई इंसान ले के बैठा है कि मुझे एक लाइट बल्ब बनाना है तो उसने बना दी। एक बाय चांस कोई अनएक्सपेक्टेड सी जगह पे, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जिस वजह से इन सब चीज़ों की डिस्कवरी हुई। ऐसा नहीं कि कोई ले के बैठा था कि मुझे ये बनाना है और उसने बनाया, ऐसा नहीं है। वो जो इंसान था, वो जो साइंटिस्ट था, वो अपना नॉर्मल डेली वर्क कर रहा था, जिस बीच में उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसका आंसर फाइंड करते करते उसने उस पर्टिकुलर चीज़ की डिस्कवरी कर दी, है ना। आप साइंस को एक जिगसॉ पज़ल की तरह समझ सकते हो। जिगसॉ पज़ल जानते हो ना, ऐसी टाइप की जो पज़ल्स होती हैं, आप लोग बचपन में खेले होंगे, किए हो गया, क्या पता अभी भी करते हो। इस टाइप की जो पज़ल्स होती हैं, इसको बोलते हैं जिगसॉ पज़ल। इस पज़ल में आप जैसे जैसे चीज़ों को ऐड ऑन करते हो तो धीरे धीरे करके पज़ल कंप्लीट होती है ना। ऐसा तो नहीं एक ठो बड़ा सा पीस होता है और फिर आप डायरेक्टली इसको कर देते हो, बन जाता है ये पज़ल। नहीं, एक एक पीस आप धीरे धीरे ऐड करते हो, तब जाके पूरा एक पज़ल बनता है ना। जैसे हर एक छोटी छोटी डिस्कवरी को आप एक पज़ल के पीस की तरह समझ सकते हो, और जैसे जैसे ढेर सारी डिस्कवरी होंगी वैसे ही पूरी पज़ल कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हम पूरे अपने साइंस को समझ पाएंगे। हर एक छोटी छोटी डिस्कवरी हमें साइंस को और बेहतर समझने में हेल्प करती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जब आप इस पज़ल को करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप पहली बार में ही एक सही पज़ल लगा दो। होता है ना कि बाई चांस आपने इधर एक पीस लगा दिया, फिर उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो इधर एक पीस लगाने का, लेकिन ये पीस गलत है, तो आप इस पीस को हटा देते हो, फिर आप दूसरे पीस को लगा के ट्राई करते हो, है ना। वो भी नहीं निकलता तो आप तीसरे पीस को लगा के ट्राई करते हो। एक ही टाइप के काफ़ी सारे पीसेस होते हैं ना, तो आप अलग अलग पीसेस को चेंज करके देखते हो कि कौन सा पीस सही लगेगा। तो वैसे ही साइंस की डिस्कवरीज भी है। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी ने कुछ डिस्कवर कर दिया तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सही हो, वो गलत भी हो सकती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो नई डिस्कवरीज होती हैं, और वो नई डिस्कवरीज उन पुरानी डिस्कवरीज को रिप्लेस कर देती हैं। जस्ट लाइक अगर आपने इस पज़ल में कोई गलत पीस लगाया हो, आप उसको रिप्लेस कर देते हो, वैसे ही अगर साइंस में कोई अलग या कुछ गलत या थोड़ी सी अजीब डिस्कवरी हुई है तो उसको भी टाइम बाय टाइम नई डिस्कवरीज आके रिप्लेस कर देती हैं, है ना। समटाइम्स ओल्ड आइडियाज़ आर रॉन्ग, न्यू डिस्कवरीज चेंज अंडरस्टैंडिंग, वही जो मैंने अभी बताया। और जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें सीखोगे, आप और क्वेश्चंस को पूछते जाओगे। मतलब डिस्कवरी की कोई लिमिट नहीं होती है, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, और ना ही क्वेश्चंस की कोई लिमिट होती है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आप और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे, और वैसे वैसे ही आप नई चीज़ें डिस्कवर करोगे। क्लास 6 में आप थोड़ी सी चीज़ें सीखोगे। क्लास 6 के मतलब मान लो सेकेंड और थर्ड चैप्टर में आपने थोड़ी सी चीज़ें सीखी, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में आप और चीज़ें सीखोगे, सिक्स सेवन्थ में और चीज़ें सीखोगे, एट्थ नाइन्थ में और चीज़ें सीखोगे, उसके बाद क्लास 7th में आप और चीज़ें सीखोगे, मतलब फिर 8th में और सीखोगे, 9th में, 10th में, ऐसे मतलब सिलसिला आगे चलता ही रहेगा। आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपके क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करते जाओगे। ओके, तो अब देखते हैं कि हम लोग इस बार क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जो आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि आप इस साल क्या क्या पढ़ोगे। चैप्टर का नाम ही है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो हमने साइंस के बारे में जान लिया, साइंस क्या होता है, कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कि हम इस साल पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये तो आपको पता है कि साइंस हमें सब चीज़ों में, मतलब आसपास हमारे अर्थ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो समझने में हेल्प करता है। और ये बुक ऐसी डिज़ाइन की गई है कि आपकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो होती है, जो क्यूरियोसिटी की एक लिमिट होती है, जो एक फायर होती है, वो उसको इग्नाइट करेगा मतलब और जगाएगा।
आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाएगी ये बुक, आपके अंदर के इंटरेस्ट को डेवलप करेगी कि आप चीज़ों को और जानने की इच्छा रखो। ओके, तो आपको ये तो पता होगा कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और साथ ही साथ जहाँ तक अभी हम ह्यूमंस ने स्पेस को एक्सप्लोर किया है, ओनली अर्थ इज़ अ नोन प्लैनेट जो लाइफ सस्टेन करता है, मतलब जहाँ पे लाइफ है। ओके, और मतलब कि हमारा अर्थ काफ़ी यूनिक है, और अगर ये सिर्फ एक लौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो आप ये सीखोगे कि आप अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप ये भी जानोगे कि कितने वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कितने सारे वैरायटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स की कितनी वैरायटीज़ होती हैं, मैमल्स की कितनी वैरायटीज़ होती हैं। हम ह्यूमंस ही देख लो, कितनी वेरिएशंस हैं हमारे अंदर, है ना। प्लांट्स की भी कितनी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ फ्लावरिंग करते हैं, कुछ फ्लावरिंग नहीं करते हैं, कुछ के फ्लावर्स कितने अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ की लीव्स ग्रीन होती हैं, कुछ की येलो, कुछ की पर्पल। तो आप यही वेरिएशंस सीखोगे कि नेचर में इतनी वैरायटी एग्जिस्ट क्यों करती है, कैसे करती है, और आप उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो एक सीड से प्लांट कैसे बनता है, आपको ये तो पता होगा ना कि आप पहले फार्मर्स जो है हमारे, वो सीड डालते हैं लैंड में, सॉइल में, और वो सीड प्लांट में कैसे डेवलप होता है, ये सीखोगे आप। ये सीखोगे कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनती है। आपको पता है ना, एक छोटा सा कैटरपिलर होता है, फिर वो लार्वाए बनाता है, फिर उससे एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई कैसे बनती है ना। तो मतलब आप बेसिक चीज़ें जानोगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कैसे करते हैं। ओके, आप फूड के बारे में जानोगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, है ना। इंटरकनेक्ट करो इस चीज़ को। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, उनको फूड चाहिए होगा ना। तो आप फूड के बारे में भी जानोगे कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना डिफरेंट टाइप का फूड्स खाते हैं, है ना। हम ह्यूमंस में ही देख लो, कितने अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं हम लोग। फ्रूट्स कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप की होती हैं। हम ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स भी कितने अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, है ना। ऐसे बेसिकली आप ह्यूमंस के बारे में जानोगे कि कितनी अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं, कौन सा फूड बेटर होता है, कौन सा ज़्यादा न्यूट्रियस फूड होता है, फूड आखिर किस चीज़ का बना होता है, और हमारी ग्रोथ में वो कैसे हेल्प करता है। मतलब हम लोग फूड खाते हैं तो वो हमारी ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, हम लोग ग्रो कैसे करते हैं, तो ये भी सीखोगे आप लोग। आप फूड तो खाते हो, लेकिन सिर्फ फूड ही थोड़ी खाते हो, आपको वाटर भी चाहिए होता है ना। वाटर इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो आप फिर वाटर के बारे में जानोगे। और वाटर तो ऐसे गर्म नॉर्मल वाटर तो पसंद नहीं होगा ना, फ्रिज में रखा कोल्ड वाटर, वो भी ऐसे गर्मी के मौसम में, वाओ। तो ज़्यादातर लोग, अभी वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ठंडा वाटर प्रेफर करते हैं ना, कोल्ड वाटर। तो वाटर आखिर कोल्ड होता है, ज़्यादा कोल्ड हो गया तो वो आइस में टर्न कर जाता है ना। मान लो आपने वाटर को बॉटल में रख के फ्रिज में रखा है, और बाई चांस आपने उसको फ्रिज की जगह फ्रीजर में रख दिया, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वाटर जो है वो आइस में टर्न हो गया। आखिर वो कैसे हो गया। और वहीं गर्मियों के मौसम में आप ठंडा पानी पीते हो, और ठंडियों के मौसम में गर्म पानी प्रेफर करते हो। बाई चांस गला ख़राब हो गया या कुछ हो गया तो आप पानी को गर्म करते हो, तो या तो आप माइक्रोवेव में गर्म कर लोगे या गैस पे गर्म करोगे। बट जब आप गैस पे गर्म करोगे और आप वाटर को गैस पे काफ़ी देर के लिए छोड़ दोगे, तो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये आपने देखा होगा ना, ये आपको पता भी होगा कि वाटर व्हेन कूल्ड टर्न्स टू आइस, और व्हेन हीटेड इट टर्न्स टू स्टीम। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आप सीखोगे। अब अलग वाटर के अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानोगे। स्टेट्स मतलब कि वाटर आइस में कैसा है, स्टीम में कैसा है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है। आप ये भी जानोगे कि वाटर
आखिर रेनफॉल कैसे होती है? कभी सोचा है कि रेनफॉल कैसे होती है? इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है, कंडेंसेशन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सब सीखोगे आप इस बार। और जब हम बॉइलिंग और फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये बॉइलिंग फ्रीजिंग को मेज़र कैसे करेंगे कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। तो ये भी सीखोगे कि आखिर चीज़ों को मेज़र कैसे किया जाता है, थर्मामीटर से किया जाता है या कैसे किया जाता है चीज़ों को मेज़र। आपको बुखार होता है तो आप कैसे मेज़र करते हो कि आपको बुखार है? वी यूज़ अ थर्मामीटर, है ना। और कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं ये भी सीखोगे। मतलब कि टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, सिर्फ सेल्सियस में किया जाता है कि और चीज़ों में भी किया जाता है, लाइक केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये सब चीज़ें आप सीखोगे। ये सब आपकी बुक में ही दिया हुआ है, अपकमिंग चैप्टर्स जो हैं, है ना। और ये सब चीज़ें देखें आपने कैसे इंटरकनेक्टेड थी आपस में। पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हुई, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, फूड के थ्रू ग्रो करते हैं। फूड के साथ साथ हमें वाटर भी चाहिए होता है, लेकिन वाटर की स्टेट्स के बारे में जानेंगे कि आइस क्या है, स्टीम क्या है। फिर वाटर के आइस और स्टीम की बात कर रहे हैं तो हम लोग जानेंगे कि रेनफॉल कैसे होती है। फिर बॉइलिंग और फ्रीजिंग की बात हो रही है तो हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है, हॉट एंड कोल्ड कैसे मेज़र करोगे। ओके, उसके बाद आप आसपास देखो अपने। फिर आसपास देखेंगे हम लोग, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मटेरियल्स की बनी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक बुक होगी या कॉपी होगी जिसमें पेपर है। पेपर भी तो एक मटेरियल है ना। आपके पास जो बॉक्स होगा मे बी वो मेटल बॉक्स हो या प्लास्टिक बॉक्स हो, उस बॉक्स में रबड़ होगा, है ना। रबड़ जिससे इरेज़र रबड़ का बना होता है ना, इरेज जिससे आप अपनी पेंसिल से कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है तो इरेज़र का यूज़ करके आप लोग इरेज कर लेते हो ना, तो इरेज़र रबड़ का बना होता है। आपका बॉक्स में भी प्लास्टिक या मेटल का बना हो, पेपर होता है। तो ये सब मटेरियल्स होते हैं ना। तो आप जानोगे कि कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, क्या सारे मटेरियल्स एक होते हैं, मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, उनको आपस में सेपरेट कैसे किया जाता है, नेचुरल मटेरियल्स क्या हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल्स क्या हैं, ये सब भी आप सीखोगे इस बार। और वैसे आप ये बॉक्स देख रहे हो, आप में से किसी के पास ऐसा बॉक्स है क्या? आपने देखा तो होगा ऐसा टाइप का बॉक्स, है ना। तो ये एक प्लास्टिक बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैसा एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से बॉक्स बंद होता है ना, ये और ये, ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ पे मैग्नेट होता है। सोचा है आपने, कभी सुना है मैग्नेट के बारे में? तो आप मैग्नेट के बारे में भी इस बार पढ़ोगे कि मैग्नेट क्या होता है। तो बेसिकली जान लो, एक मतलब प्रीव्यू दे रही हूँ, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे बाद में, अपकमिंग चैप्टर्स है ना ये। तो एक प्रीव्यू दे देती हूँ। ये मैग्नेट जो है ना वो इससे अटैच हो जाता है। दो साइड मैग्नेट है, एक मैग्नेट इधर लगा है और दूसरा मैग्नेट इधर लगा है, इसलिए ये दोनों ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक ठो तो नॉर्थ पोल, एक मतलब छोड़ो, ये बाद में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से आपका बॉक्स बंद रहता है। अगर यहाँ पे ये मैग्नेट नहीं होता तो आपका बॉक्स खुला रहता, क्योंकि मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट से आके चिपक जाता है, इस वजह से आपका बॉक्स बंद रहता है। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है, इस बार आप ये भी पढ़ोगे मैग्नेट्स के बारे में जब आप पढ़ोगे। ओके, फिर आप अर्थ की चीज़ें तो आपने देख लिया है ना। अर्थ में हमारे पास बहुत एक अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की, अर्थ पे फूड, अर्थ पे ह्यूमंस, अलग अलग वेराइटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सब कुछ। बट सिर्फ अर्थ तक ही क्यों लिमिटेड रहना? हम लोग अर्थ के बाहर भी तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साइंस तो स्पेस में भी है, हमने देखा ना इधर कि हाँ, साइंस तो हमारी स्पेस में भी है, गैलेक्सीज में भी है। हमने नेचर और डेली लाइफ में तो देख लिया, स्पेस में भी तो साइंस है। तो हम लोग सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम लोग सन के बारे में भी जानेंगे, मून्स के बारे में भी जानेंगे, स्टार्स के बारे में भी जानेंगे। और स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी था हमारे पास कि स्टार्स क्यों शाइन करते हैं,
तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा इस बार कि स्टार्स आखिर क्यों चमकते हैं। रात को जब आप जाते हो, बाहर देखते हो तो आसमान में ढेर सारे स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है रात को। तो मून सिर्फ रात को क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता है ना? ये सब भी आप जानोगे इसी साल आपकी इसी 6th क्लास की बुक में सब दिया हुआ है। ओके, तो इसी के साथ ना आपके चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आप अभी 6th क्लास में अभी इतना ही सीखोगे जितना मैंने अभी तक बताया है। ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हो और अच्छे से डिटेल में सीखने वाले हो। और भी चीज़ें आप सीखोगे जो इस चैप्टर में उतना अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है, बट आप जब अपने बुक के स्टार्टिंग में देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया है ना, इंडेक्स दिया है ना, तो उसमें चैप्टर के नाम से आपको पता चल जाएगा आप क्या क्या इस बार सीखने वाले हो। ओके, तो अब जानते हैं कि साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है। आपकी बुक में आपको सारे चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद साइंटिफिक थिंकिंग भी बताई गई है कि आखिर साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है। साइंटिफिक थिंकिंग आपको ज़रूरी नहीं कि आप एक साइंटिस्ट हो तभी आप साइंटिफिक थिंकिंग करो। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तब भी आप साइंटिफिक वे में थिंक कर सकते हो, साइंटिफिक वे में सोच सकते हो। लेकिन साइंटिफिक वे में सोचना क्या है पहले ये जान लेते हैं। मान लो आप पेन से लिख रहे हो और आपका पेन लिखना बंद कर देता है ना? कई बार ऐसा हुआ होगा, आप पेन से लिख रहे हो, पेन लिखना बंद कर दिया, अब ऐसे ऐसे लिख रहे हो, पेन लिखना ही बंद कर दिया। तो आप फिर सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, तो आप गेस करोगे मे बी इंक ख़त्म हो गई हो, है ना? तो फिर आप पेन को खोल के उसकी इंक चेक करोगे, फिर आप देखोगे अगर इंक ख़त्म है तो ठीक है, आपने गेस सही किया। लेकिन बाई चांस अगर इंक ख़त्म नहीं है तो आपका गेस तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप एक और गेस करने लगोगे, है ना, कि मे बी इंक ड्राई हो गई हो, है ना? इंक ड्राई हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर आपका ये गेस सही हो जाएगा। और अगर इंक ड्राई नहीं हुई हो तो आप फिर कुछ और गेस करोगे, है ना? तो मतलब आप ऐसे अलग अलग गेस करते रहोगे कि आखिर मेरी पेन चलना क्यों बंद हो गई। तो इसी प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। आप सोचोगे मतलब इतनी छोटी सी चीज़, पेन के ना चलने जैसी छोटी सी चीज़ में साइंटिफिक थिंकिंग कैसे आ गई? तो साइंटिफिक थिंकिंग का मेथड ही ये है ना? साइंटिफिक थिंकिंग के स्टेप्स ही ये हैं। सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है, फिर क्वेश्चन पूछना है, गेस करना है, और फिर टेस्ट करना है, और फिर रिजल्ट को एनालाइज करना है। पेन जब आपका ख़त्म हुआ, आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, है ना? आपने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया कि आपका पेन चलना बंद हो गया। ओके, पहला स्टेप हो गया, आपने ऑब्ज़र्व किया पेन चलना बंद हो गया। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि ये चलना क्यों बंद हो गया। आपने गेस किया कि मे बी इंक ख़त्म हो गई हो। फिर अगर इंक ख़त्म हो गई थी तो आपने तो दूसरी पेन ले ली, लेकिन बाई चांस अगर इंक ख़त्म नहीं हुई थी तो फिर आपने टेस्ट किया ना, आपने टेस्ट किया, इंक ख़त्म नहीं हुई थी, फिर आपने और गेस किया, फिर इंक ड्राई हो गई थी। मान लो इंक ख़त्म नहीं हुई थी, इंक ड्राई हो गई थी, तो आपने उस इंक को कुछ किया, मतलब फूंक फूंक मार के आपने उसको चलवा दिया। फिर आपने उसको टेस्ट किया कि अब चल रही है कि नहीं। फिर जो भी रिज़ल्ट्स आया आपने उसको एनालाइज़ किया। मतलब इसमें तो आपने पेन चलाने में तो कुछ एनालाइज नहीं किया रिज़ल्ट, बट अगर आप कुछ साइंटिफिकली सोच रहे हो तो आपको फिर रिज़ल्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। अलग अलग गैस को देखना है कौन सा गैस बेटर फिट हो रहा है। और ये हमने सीखा इस पेन वाले एग्जाम्पल से कि बाई चांस एक पेन नहीं चल रही है तो आप अलग अलग गैस कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि कौन सा गैस सही है। पेन नहीं चल रही है, इंक ख़त्म हो गई है, दूसरी पेन ले लो। इंक ड्राई हो गई है तो पेन को फूंक मार के या कुछ वैसे करके चलाने की कोशिश करो, तब भी नहीं चल रही है तो नई पेन ले लो, है ना? तो साइंटिफिक मेथड यही होता है, पहले ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन पूछो, गेस लगाओ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। फिर टेस्ट करो, यानी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करो कि क्या मैंने जो गेस किया है वो सही है। ऐसा मतलब उस चीज़ को आप अपने गेस के अनुसार उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करो, यानी कैरी आउट करो। और फिर जो रिज़ल्ट आए उसको देखो, क्या मेरे गेस के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट आया, मैंने जो गेस किया उसी के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आया कि नहीं आया।
ओके, तो दिस इज़ द मेथड ऑफ साइंटिफिक, दीज आर द स्टेप्स फॉर साइंटिफिक मेथड. ओके, साइंटिफिकली किसी भी चीज़ को अगर हमें डिस्कवर करना होता है, इन्वेंट करना होता है, तो इसी मेथड को फॉलो किया जाता है. हायर क्लासेस में जब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे. एग्ज़ाम्पल के लिए देख लो, एग्ज़ाम्पल के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, आपकी डेली लाइफ में ही आपको ये सब एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे. जैसे कि आपकी मम्मी या आपके घर में कोई भी जब दाल बनाता है कुकर में, तो कभी कभार ऐसा होता होगा ना कि वो दाल स्पिल कर जाती है कुकर के बाहर, टाइप ऑफ दिस, ऐसा कुछ. तो उस टाइम जो भी दाल बना रहा है वो ये गेस करता है, मे बी मैंने ज़्यादा वाटर डाल दिया, मे बी भाई पानी ज़्यादा हो, इस वजह से पानी कुकर के बाहर आ रहा हो, है ना. ये भी तो साइंटिफिक मेथड ही था गेसिंग का. पहले चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन पूछा और गेस किया, फिर पानी कम करके टेस्ट भी करेगा और फिर देखेगा कि रिज़ल्ट को एनालाइज करेगा, फिर देखेगा कि पानी कम करने से जो दाल स्पिल हो रही थी वो बंद हुआ कि नहीं. तो कुकर में दाल स्पिल करने जैसा सिंपल एग्जाम्पल भी साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल है ना. वैसे ही आप साइकिल टायर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. जो साइकिल मतलब बाइक रिपेयर जो करते हैं, आप उनके पास जाओगे कि आपका टायर फ्लैट हो गया है, तो वो क्या करेंगे, वो एक मतलब बड़ा सा कुछ ऐसे बर्तन टाइप का लेंगे, उसमें पानी लेंगे और आपके टायर के ट्यूब को चेक करेंगे कि कहाँ पे होल है ना. कहीं से एयर लीक हो रही है तभी ना टायर फ्लैट है आपका. तो फिर वो चेक करेंगे, अगर उनको टायर कहीं फ्लैट नहीं दिखा तो वो दूसरी चीज़ चेक करेंगे. लेकिन पहले तो वो उन्होंने गैस लगा लिया ना, कहीं से एयर लीक हो रही है तभी आपका टायर फ्लैट है. फिर वो चेक करेंगे कहाँ से एयर लीक हो रही है इस पानी के बर्तन में, ट्यूब को वो करके, है ना. तो इसमें भी आप साइंटिफिक मेथड है, ये ऑब्ज़र्व किया, सबसे पहले देखा कि टायर फ्लैट है, फिर क्वेश्चन पूछा क्यों फ्लैट है, फिर गैस लगाया मे बी एयर लीक हो रही हो कहीं से, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर देखा कहाँ से एयर लीक हो रही है, फिर एनालाइज किया रिज़ल्ट को. एनालाइज किया मतलब फिर उन्होंने गैस कर लिया कि एयर लीक हो रही है, कैरी आउट किया पानी में वो करके कि कहाँ से एयर लीक हो रही है. फिर अगर उनको पता चल गया तो उनका एनालाइज हो गया ना, उनको पता चल गया कहाँ से लीक हो रही है, मतलब उनका जो गैस था वो सही था. ओके, तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये 5 जो स्टेप्स हैं, इनको जो भी फॉलो करेगा ना वो एक साइंटिस्ट होगा, एक साइंटिस्ट की तरह एक्ट करेगा. एनीवन हु फॉलो दीज स्टेप्स इज एक्टिंग लाइक अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट की तरह, अभी तो आप इतनी छोटी एज में साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन एक साइंटिस्ट की तरह सोच ज़रूर सकते हो, है ना. साइंटिस्ट की तरह सोचने से आपको कोई नहीं रोक सकता. तो इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करो अपनी डेली लाइफ में और एक साइंटिस्ट की तरह थिंक करो, राइट. तो आगे देखते हैं. हमारी अब एक साइंस इन डेली लाइफ हमने देखा कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बिना अनजाने में साइंस को यूज़ करते हैं. कुकर स्पिलिंग में देख लिया, टायर फ्लैट में देख लिया, और इस पेन नॉट वर्किंग में भी देख लिया, है ना. और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं. जब अब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आप साइंस का यूज़ कर रहे हो. आस्किंग वाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको अपनी लाइफ में वाई एंड हाउ जैसे क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़रूरी हैं. मे बी आप सारे आंसर्स 6th क्लास में ना सीखो, लेकिन आपके इन वाई एंड हाउ के आंसर्स, कुछ आंसर्स तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे 6th क्लास में, और धीरे धीरे करके बाकी आंसर्स भी आपको मिलते जाएंगे. आपको बस क्वेश्चन बनाना है और उसके आंसर फाइंड करने का ट्राई करना है. जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भी टीम वर्क में, मतलब एक साइंटिस्ट अकेले कोई डिस्कवरी नहीं करता, 4-5 साइंटिस्ट मिल के होते हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है साइंटिस्ट का जो कोई डिस्कवरी या कोई हाइपोथेसिस करते हैं. वैसे ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क कर सकते हो. जैसे साइंटिस्ट टीम में वर्क करते हैं
तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क कर सकते हो, चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। आप सारी चीज़ें तो नहीं जान जाओगे, लेकिन कुछ चीज़ तो जानोगे ना। साइंस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आप एक बार में सारी चीज़ नहीं सीख पाओगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप सब चीज़ों को समझोगे। और जैसा मैंने कहा, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है, लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते रहोगे, आप चीज़ों को सीखते रहोगे। साइंस डेली इवॉल्व कर रही है, और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी कुछ ना कुछ डेली नया सीख रही है। ओके, तो फिर हमारा चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है, और हम लोग कॉन्क्लूड करते हैं इसी के साथ कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। तो हमने सीखा कि साइंस कितना मज़ेदार है ना। साइंस मज़ेदार है ना। साइंस इज़ लाइक प्लेइंग एंड एक्सप्लोरिंग। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन पूछना है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और चीज़ों को सीखना है। सिर्फ रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझना है। जैसे आप अपने लाइफ की बाकी सारी चीज़ों को एंजॉय करते हो, साइंस को लर्न करना भी एंजॉय करो। लर्निंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, है ना। अपने आसपास की एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रखो। इस पूरी दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। सबको जानने के लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, है ना। अभी तो बस साइंस की स्टार्टिंग हुई है। डे बाय डे आप नई नई चीज़ें सीखोगे, उसको समझोगे और रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पाओगे। रियल लाइफ में आपके जो चीज़ें होंगी, आप समझ पाओगे कि आखिर क्यों और कैसे हो रही हैं। और आपकी बुक में लिखा भी है एंड में, टू बी अ वाइज पर्सन बी अ वाइज पर्सन। मतलब कि अगर आपको एक वाइज पर्सन बनना है तो आपको एक वाइज पर्सन बनना होगा। मतलब कि आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, आपको स्मार्ट बनना है, आपको वाइज बनना है, तो आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे डेली, हर एक मोमेंट पे। आखिर क्यों, कैसे हो रहा है, वाई एंड हाउ। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ये चैप्टर बस हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा था साइंस से। इस चैप्टर का यही मोटिव था कि हमें बताए साइंस क्या होता है, हमें साइंस के प्रति कैसे क्यूरियस होना है, साइंस को कैसे समझना है। और ये चैप्टर हमें हमारी बुक का प्रीव्यू भी दिया कि इस साल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और कैसे साइंटिफिक मेथड में थिंकिंग की जाती है, और कैसे जाने अनजाने में हम लोग डेली साइंस का यूज़ अपने डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है हम लोग डेली कैसे साइंस का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। पेन ना चलने जैसे स्मॉल चीज़ से लेके दाल, या फिर आपके साइकिल का टायर फ्लैट होना, है ना। और भी कितनी सारी चीज़ें जहाँ पे आप साइंस को अप्लाई करते हो, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि आप साइंस को अप्लाई कर रहे हो। तो क्लास 6 के चैप्टर्स आपके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत फन वे में हम लोग इस बुक के हेल्प से समझने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।